जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स देखने से पहले रोज की भांति हम एक कोटेशन से शुरुआत करते हैं। तो आइए कोटेशन हम देखते हैं। तो कोटेशन क्या है? हमारा कोटेशन ये है कि यूं आंखों को खोलकर क्यों आसमान को देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यानी कहने का मतलब है कि आप केवल किताब उताब खोल के नहीं बैठे रहिए, किताब खोलिए, उसको पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई कीजिएगा। जब सफलता मिलेगी तब पूरा जमाना आपको सफलता को देखती है, उड़ान देखती है और वो प्रयास नहीं देखती है। इसलिए आसमान यानी कि खाली चैट पे नहीं रहना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद ये जो ऑप्शन में हमने दिया है ये सभी दिवस हम पढ़ा दिए हैं और आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? आंसर टाइप करना है। अगर आंसर ना मिले तो पिछला वीडियो देखना है, तभी आंसर मिल पाएगा, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आइए इसके बारे में अगर हम देखें तो ये क्या है कि 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस में क्या होता है? व्यक्ति की मूल अधिकार को देखा जाता है, उसकी स्वतंत्रता को देखा जाता है। मान के चलिए कि आप क्या हैं कि एक व्यक्ति हैं और आपकी स्वतंत्रता ही कुछ नहीं है। घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई निकलने ही नहीं दे रहा है। जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई सामान खरीदने गए तो अगर आपका मन खाने का है कि हम ब्रेड खाएं, वो कह रहे हैं नहीं खाना है, तो ये क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो इसी के लिए क्या किया गया है? ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ताकि सभी मानवों का अधिकार सुरक्षित रहे। ठीक है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। ठीक है, तो उसी तरीके से हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो देखिए ये कब से मनाया जा रहा है? यानी 1948 से मनाया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो व्यक्तियों के मूलभूत अधिकार को देखा जाता है और स्वतंत्रताओं के बारे में देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश छोड़कर मॉस्को चले गए थे? ठीक है, दो चीजें देखना है, किस देश के राष्ट्रपति थे और मॉस्को चले गए थे। मॉस्को क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। कहाँ की है? रूस की। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अब देखो इसमें किस देश के हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में छोड़ा है? तो सीरिया के राष्ट्रपति यही हैं। और ये क्या हुए हैं? वही हाल हुआ है बांग्लादेश वाला, और ये देश छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम देखें क्या हुआ है तो घटना को देखो। राष्ट्रपति का नाम क्या है? बशर अल असद, नाम याद रखना है। ये राष्ट्रपति हैं सीरिया के, बशर अल असद। इनकी पत्नी उतना ध्यान नहीं रखना है। पत्नी और दोनों संतानों के साथ रूस की राजधानी कहाँ चले गए थे? मॉस्को चले गए हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? एक हफ्ते से यहाँ विद्रोह चल रहा था और मात्र 11 दिन में विद्रोहियों ने क्या किया? एकदम दामिश्क यानी कि राजधानी तक पहुंच गए और वहां क्या कर लिया? कब्जा कर लिया इनके उस पे। अब देखो ये क्या है? कौन विद्रोही थे? हयात तहरीर अल शम के लड़ाके थे। ये नाम भी याद रखना है। हयात तहरीर अल शम के लड़ाके ने राजधानी दामिश्क में घुस गए और इन्होंने हवाई अड्डा, सरकारी प्रसारण मुख्यालय, ये सभी पे अधिकार कर लिया, सभी पे कब्जा कर लिया। तो राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, अब देखो दामिश्क में मौजूद सेना ने भी इन्हें रोक नहीं पाई और सेना ने भी मान ली कि बशर अल असद क्या हो गए हैं, यानी सत्ता का अंत हो चुका है, सत्ता छोड़ के भाग गए हैं। और सेना मान लिया तो मान लो वहां अधिकार अब हो गया इन लड़ाकों का। अब इसमें क्या हुआ है कि वहां के प्रधानमंत्री का अगर नाम पूछेगा तो प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद गाजी अल जलाली। राष्ट्रपति, जैसे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आई थी तो वहां के राष्ट्रपति बचे थे, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति निकल गए हैं तो प्रधानमंत्री बचे हैं। और प्रधानमंत्री के पास भी कोई उपाय नहीं था। इन्होंने भी मान लिया कि बशर अल असद की सत्ता चली गई है और इन्होंने अपील किया जनता से कि क्या किया जाए? एक शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं, शांतिपूर्वक एक सरकार बनाई जाए और निर्वाचित सरकार बनाई जाए ताकि सीरिया अच्छे से चले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि अंडर 19 एशिया कप खिताब किस टीम ने जीता है? देखो ध्यान देना है, अंडर 19 एशिया कप खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ कौन सा टीम जीता है? वो बांग्लादेश जीती है। ठीक है, नाम ही है एशिया कप। ये जितने देश हैं सब एशिया में हैं और देख रहे हैं तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और चैंपियंस कौन बना है? बांग्लादेश बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर थोड़ा देखें भारत के बारे में क्या हुआ स्थिति, तो बांग्लादेश क्या हुआ है? दुबई में मैच हुआ था और भारत को कितने रनों से हराया था? 59 रनों से हराया था। छोटे छोटे एग्जाम में ये रन भी जरूरी हो जाता है, कितने रनों से हराया था, यहां तक आ जाता है, तो इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, और अंडर 19 पुरुष एशिया कप है, ये भी ध्यान रखना है, पुरुष एशिया कप। ठीक है,
भारत 8 बार इस चैंपियन को जीता था और 2021 के बाद अभी हम ये चैंपियन नहीं जीत पाए हैं। ठीक है, फाइनल में हम पहुंचे थे 2021 के बाद और उसके बाद हम चैंपियन नहीं जीत पाए हैं। इसमें क्या हुआ, भारत पहले टॉस जीतकर क्षेत्रण किया, क्षेत्रण का निर्णय लिया, क्षेत्रण मतलब फील्डिंग का निर्णय लिया। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश को 49.1 ओवर में 198 रनों पे रोक दिया। भारत पहले क्या किया, गेंदबाजी करते हुए 198 रन पे रोक दिया, अच्छा ठीक ठाक स्कोर पे रोका था। लेकिन क्या हुआ, भारत की पूरी टीम 35.2 ओवर में ही ऑल आउट हो गई और 139 रन ही बना पाई। ठीक है, पूछेगा दोनों देशों का कप्तान, तो भारत के कप्तान कौन थे, मोहम्मद अम्मान, 26 रन बनाए थे सबसे अधिक, मोहम्मद अमान भारत के कप्तान थे। और बांग्लादेश के अंडर 19 के कप्तान थे मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम, ये बांग्लादेश के कप्तान थे। दोनों कप्तानों का ध्यान में रखना है और कहां हुआ था ये ध्यान में रखना है, दुबई में हुआ है, कौन जीता है ये ध्यान रखना है और कितने रनों से हारा है भारत वो भी ध्यान रखना है और दोनों टीम कितने कितने रन बनाई ये सब विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बीसीसीआई के कार्यवाहक, कार्यवाहक मतलब होता है अस्थाई नहीं अस्थाई। ठीक है, कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, कार्यवाहक सचिव का पद अभी खाली है, जैसा पद अपना छोड़ दिए हैं तो खाली है, तो कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, देवजीत सैकिया, देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। यही है, यह है बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव। अगर इनके बारे में हम देखें तो क्या है कि पूर्व असम क्रिकेटर, कहां के हैं, पूर्व असम के क्रिकेटर हैं। देवजीत सैकिया को जयशाह के आईसीसी अध्यक्ष, जयशाह आईसीसी अध्यक्ष बन गए हैं तो पद खाली हो गया है, तो बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव नियुक्त कर दिया गया है देवजीत सैकिया को। ठीक है, अब देखो यह नियुक्ति बीसीसीआई के अध्यक्ष रॉजर बिन्नी, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष अगर कौन है तो रॉजर बिन्नी है, ने अस्थायी रूप से की है। अस्थायी हमने पहले ही बताया है, कार्यवाहक मतलब अस्थायी रूप से इनका किया है। ठीक है, सचिव की नियुक्ति तक सीमित रहेगी, यानी कि जब तक सचिव की अस्थायी सचिव की नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक ये क्या रहेंगे, अस्थायी सचिव बना रहेंगे, कार्यवाहक सचिव बना रहेंगे। ठीक है, अब देखो जैसा बीसीसीआई के कब अध्यक्ष बने थे, 1 दिसंबर 2024 को आईसीसी अध्यक्ष का पद संभाल लिया था। ठीक है, बीसीसीआई नहीं आईसीसी करना है, आईसीसी के अध्यक्ष का पद इन्होंने कब संभाला था, जैसा ने 1 दिसंबर 2024 को। ठीक है, और देखो जिससे भारतीय क्रिकेट को वैश्विक पहचान मिली है, यानी इससे क्या फायदा हुआ है, अब हमारे देश के है तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं तो क्या हो, भारतीय क्रिकेट का विश्व में पहचान मिलेगी। ऐसे भी हमारी पहचान इतनी भी खराब नहीं है, एकदम टंच पहचान है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है कि मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में म्यांमार को, कहा म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल किस देश ने दिया है, किस देश ने दिया, यानी पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, वो हमारा देश भारत देगा। ठीक है, यानी किसने दिया है, हमने भारत को दिया है, तो इसमें भारत, यानी हमने म्यांमार को दिया है तो भारत ने ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम इसके बारे में देखें तो भारत ने अपनी मानवीय सहायता के तहत म्यांमार को कितना 2200 मीट्रिक टन चावल प्रदान किया है, कितना किया है 2200 मीट्रिक टन। ठीक है, यह पहल भारत की एक्ट ईस्ट मतलब होता है पूरब की ओर देखो, एक्ट ईस्ट में क्या होता है, हमारा पूर्व नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट को भी हम साध लेते हैं, यानी सभी स्टेट जोड़ लेते हैं, और म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इस सभी को विशेष ध्यान में रखते हुए हम क्या स्टार्ट किए हैं, ये हमारा आईआर का टॉपिक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इसके अनुसार हमने क्या किया है, नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट मतलब होता है पड़ोसी प्रथम की नीति। ठीक है, इसको हम आईआर में जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नेबरहुड फर्स्ट क्या होता है, ये क्या होता है, पड़ोसी फर्स्ट की नीति पे हम ध्यान देते हैं, और क्या होती है, जिसका उद्देश्य होता है पड़ोसी देशों की सहायता करना, यानी नेबरहुड फर्स्ट का होता है उद्देश्य कि पड़ोसी देशों की सहायता करना। इसीलिए जब प्रधानमंत्री शपथ लिए थे तो हम नेबरहुड फर्स्ट पे चले थे, पाकिस्तान को छोड़ के सभी देशों के, हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनके राष्ट्राध्यक्षों को हमने बुलाया था। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एमबीए क्या है, महाविकास आघाड़ी द्वारा नामांकन दाखिल न करने पर, यानी नामांकन दाखिल न करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा, अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ है, अगर महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में देखना है तो एक करंट अफेयर्स का वीडियो बना हुआ है, जाइए और सर्च कीजिए और उसको आराम से देखिए, पूरे डिटेल्स के साथ उसमें बताया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है, निर्विरोध मतलब होता है आपके विरोध में कोई नहीं खड़ा है, एक ही आदमी खड़ा है तो उसी को चुना जाएगा। ठीक है, तो किसे चुना गया है, तो राहुल नार्वेकर, राहुल नार्वेकर को चुना गया है, यही है। और
ये पहले भी क्या थे, अध्यक्ष थे, अभी विधानसभा के अध्यक्ष ये पहले भी थे, तो इन्हीं को चुना गया है। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है कि राहुल नार्वेकर को निर्विरोध चुना गया है। प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर, ये ध्यान में रखना है, प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो छोटी सी एक अगर इंट्रोडक्शन हम दे प्रोटेम स्पीकर के बारे में, तो इनका काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का? प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि जो नए सदस्य हैं इनको शपथ दिलवाना। ठीक है, नए सदस्यों का शपथ दिलवाना। और प्रोटेम स्पीकर होते हैं जो विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक जीत के आएंगे, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो कौन बने थे प्रोटेम स्पीकर? कालिदास कोलंबकर। कालिदास कोलंबकर ने सभी विधायकों को शपथ दिलवाया। और इन्हीं के नेतृत्व में क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर के नेतृत्व में जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको चुन लिया जाता है। जैसे ही अध्यक्ष चुन लिया जाएगा उसके बाद इनकी काम क्या हो गया, अब ठीक हो गया, ये फिर पूर्वोत्तर की तरह यानी पूर्व की तरह विधायक हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है प्रोटेम स्पीकर का इनका काम होता है। ठीक है, अब देखो ये जो नार्वेकर जी हैं ये कहां से जीते थे, तो मुंबई की कोलाबा विधानसभा सीट से इन्होंने निर्वाचित नार्वेकर ने क्या किया था, जीत लिया था। और क्या अध्यक्ष पद के लिए ये क्या थे, अकेले नामांकन किए थे। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो 14वीं विधानसभा में 2.5 साल तक अध्यक्ष रहते हुए शिवसेना और रंगपा के पक्ष में कई महत्वपूर्ण फैसले दिए थे। यानी अध्यक्ष का यही काम होता है, इसीलिए अध्यक्ष चुना जाता है कि आप निष्पक्ष होकर काम कीजिए, किसी पार्टी के हैं, पार्टी के साथी मत रहिए, अगर जो हमारी विपक्ष है अगर वो भी अच्छा काम करे तो उसका भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो 2.5 साल 14वीं विधानसभा में 2.5 साल तक थे। तो इसीलिए एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ है वो कौन सा नंबर है, 15वीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 15वीं विधानसभा का चुनाव वहां हुआ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से हैं। और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे क्या है, शिवसेना ग्रुप से हैं और शिवसेना शिंदे गुट से हैं। और एक और उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, ये भी किससे हैं, ये हैं अजित पवार अपनी ही पार्टी से हैं। तो ये दोनों क्या है, 2 उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है, ये ध्यान आपको रखना है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 में इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए किन दो पुरस्कार किस कंपनी ने जीती है? यानी कि 2 पुरस्कार जीती है, तो किस कंपनी ने जीती है, तो इसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने 2 पुरस्कार इन्होंने जीता है पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड के लिए। इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या है, ये जीत गई है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तीसरे पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया था। इसमें 2 प्रमुख पुरस्कार मिले और दोनों प्रमुख पुरस्कार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने जीता था। ठीक है, यह सम्मान जहाज निर्माण में नवाचार, इसमें जहाज निर्माण में नवाचार, ठीक है, और उत्कृष्टता के प्रति HSL की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है ये पानी वाली शिप बनाती है, और पानी वाली शिप बनाती है तो नए नए तरीके से इन्होंने शिप बना के दिया था, तो ये नवाचार किए थे, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, पहला पुरस्कार प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए, यानी कि क्या टेक्नोलॉजी को इन्होंने अपनाया था, तो इसलिए पहला पुरस्कार दिया गया था। और जिसमें डाइविंग सपोर्ट्स और वेसल्स में रिट्रैक्टेबल थ्रस्ट की स्थापना की अभिनव की विधि शामिल थी, यानी रिट्रैक्टेबल थ्रस्ट की स्थापना इन्होंने किया था, इसके लिए इनको अगला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस पुस्तक ने पॉपुलर चॉइस श्रेणी में क्रॉसवर्ड ब्रुक्स अवार्ड 2024 जीता था? यानी कौन सा पुस्तक था, पुस्तक का नाम क्या था, तो उस पुस्तक का नाम था, क्या नाम था, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। ये पुस्तक ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में आपका जो ये पुस्तक होती है पूछ लिया जाता है। तो इनके लेखक कौन सा है, तो इनके लेखक के बारे में अगर बात करें तो इसके लेखक हैं कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो क्या है, इसके लेखक हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने पुस्तक लिखी थी क्या, पुलवामा हमले। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, क्या लिखी थी, पुलवामा हमले और अनुच्छेद 370 हटाने जैसे विषयों में शामिल है। ये ऐसे ऐसी पुस्तक लिखे थे, ऐसे ऐसे विषय पर अपने पुस्तक लिखे थे, इसीलिए इनको क्या मिला है, अवार्ड मिला हुआ है। ये अवार्ड मिला हुआ है कौन, पॉपुलर चॉइस श्रेणी में क्रॉसवर्ड ब्रुक्स अवार्ड मिला हुआ है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान में रखना है, क्या था, KJS ढिल्लो इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो इस प्रकार आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इसी तरह के
करंट अफेयर्स देखने के लिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना, एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट है, आप आइए और उसको ज्वाइन कीजिए।